14 पत्रकारों के शो में हिस्सा नहीं लेने का ऐलान करते हुए कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा कि रोज शाम 5 बजे से कुछ चैनल पर नफरत की दुकानें सजाई जाती हैं। हम नफरत के बाजार के ग्राहक नहीं बनेंगे। हमारा उद्देश्य है नफरत मुक्त भारत। इंडिया ने साफ कर दिया है कि 14 पत्रकारों के शो में इंडिया का कोई भी प्रवक्ता हिस्सा नहीं लेगा। ये संभवतः पहला ऐसा मामला है जब विपक्षी दलों ने सत्ता की तरफदारी करने वाले पत्रकारों को निशाना बनाने का फैसला किया है। ये एंकर हैं अर्नब गोस्वामी, चित्रा त्रिपाठी, सुधीर चौधरी, रूबिका लियाकत, अदिति त्यागी, अमन चोपड़ा, अमीश देवगन, आनंद नरसिम्हन, अशोक श्रीवास्तव, गौरव सावंत, नविका कुमार, प्राची पराशर, शिव अरुर और सुशांत सिन्हा। इंडिया ने इन एंकरों के शो के बहिष्कार का ऐलान किया तो बीजेपी उनके बचाव में उतर आई। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि न्यूज एंकरों की इस तरह लिस्ट जारी करना नाजियों के काम करने का तरीका है, जिसमें यह तय किया जाता है कि किसको निशाना बनाना है। अब भी इन पार्टियों के अंदर इमरजेंसी के वक्त की मानसिकता बनी हुई है। तो जेपी नड्डा का जवाब देते हुए शिवसेना यूबीटी सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा कि पिछले कई सालों से टीवी न्यूज़टेनमेंट मीडिया बराबरी का मौका देने से इनकार करता रहा। इंडिया ने अब ऐसे डिबेट शो में हिस्सा न लेने का तय किया है तो उन्हें प्रेस की आजादी की याद आने लगी है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार यूपी से चुनाव लड़ने का मन बना चुके हैं और जेडीयू ने इसके लिए यूपी की प्रमुख पार्टी सपा के साथ बात भी कर ली है। अखिलेश यादव ने खुद नीतीश कुमार के लिए यूपी में एक सीट देने की मंजूरी की है, लेकिन शर्त यह है कि सीट तभी छोड़ी जाएगी अगर नीतीश कुमार खुद चुनाव लड़ते हैं। अब तक नीतीश कुमार के लिए यूपी में प्रतापगढ़ और फूलपुर चर्चा चल रही, लेकिन फूलपुर में तो नीतीश कुमार के पोस्टर भी लगाए गए हैं। बिहार सरकार में मंत्री श्रवण कुमार ने भी इस बात के संकेत दिए थे कि नीतीश कुमार फूलपुर से चुनाव लड़ सकते हैं। अब फाफा मऊ विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी के सेक्टर प्रभारी रोहित किसान ने भी मांग की है कि नीतीश कुमार को फूलपुर से चुनाव लड़ाया जाए। पटना में जनता दल यूनाइटेड के दफ्तर के बाहर एक पोस्टर लगा है जिसमें लिखा है, आपका आगमन सौभाग्य हमारा, फूलपुर लोकसभा में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का हार्दिक स्वागत है। वैसे ये भी कहा जा रहा है कि कांग्रेस की भी नजर फूलपुर सीट पर है। यहाँ से प्रियंका गांधी को चुनाव लड़ाया जा सकता है। ऐसे में नीतीश कुमार को वाराणसी सीट का भी ऑफर किया गया है। अगर नीतीश कुमार इसे स्वीकार कर लेते हैं तो वाराणसी में पीएम मोदी की सीधी टक्कर नीतीश कुमार से हो सकती है। महाराष्ट्र में कंबल वाले बाबा की एंट्री पर राजनीति गर्मा गई है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी के नेता सुप्रिया सुले ने इस मुद्दे पर हमला बोलते हुए कहा कि राजस्थान के एक बाबा मुंबई के घाटकोपर इलाके में दिव्यांगों को कंबल डालकर ठीक करने का दावा कर रहे हैं। ये शख्स बीजेपी विधायक की मौजूदगी में महिलाओं को आपत्तिजनक तरीके से छूता है। तो वहीं इस मुद्दे पर विधानसभा में विपक्ष के नेता विजय विडेट्टीवार बीजेपी विधायक राम कदम के खिलाफ अंधविश्वास फैलाने के लिए कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। बीजेपी विधायक राम कदम ने कंबल वाले बाबा का घाटकोपर में कार्यक्रम आयोजित किया था। उन्होंने फेसबुक पोस्ट पर लिखा था, 14 और 15 सितंबर को कंबल वाले बाबा घाटकोपर कोस्ट में लोगों से मिलेंगे। इस पर सुप्रिया सुले ने कहा, राजस्थान का एक बाबा मुंबई के घाटकोपर इलाके में दिव्यांगों को कंबल डालकर ठीक करने का दावा कर रहा है। ये शख्स बीजेपी विधायक की मौजूदगी में महिलाओं को आपत्तिजनक तरीके से छूता है। अफसोस की बात यह है कि महाराष्ट्र में जादू टोना विरोधी कानून होने के बावजूद इसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाती। वैसे भी बोलने की आजादी का दावा करने वाली ये सरकार इस तरह महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न होने पर कब सख्त कदम उठाएगी? क्या सरकार ऐसे लोगों पर कार्रवाई करने की जहमत उठाएगी जो विधायक के समर्थन से इस तरह से अंधविश्वास फैलाते हैं? प्रगतिशील सोच वाले महाराष्ट्र में ऐसे फर्जी बाबाओं और अंधविश्वासों को अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। इस मुद्दे पर कांग्रेस के नेता विजय विडेट्टीवार ने कहा कि एक तरफ भारत चंद्रयान भेज रहा है और दूसरी तरफ बीजेपी विधायक अंधविश्वासी गतिविधियों का प्रचार कर रहे हैं। क्या ये भाजपा सरकार ऐसी अवैध गतिविधियों का समर्थन करती है? इस पर राम कदम ने अपना बचाव करते हुए खुद को विज्ञान का विद्यार्थी बताया और कहा, मुझे इसका प्रत्यक्ष अनुभव है। मेरे परिवार के सदस्यों को भी इससे लाभ हुआ। जो लोग इस सनातन धर्म अध्यात्म को अंधविश्वास कह रहे हैं, उन्हें अपने डॉक्टरों के साथ आना चाहिए और फिर बोलें। आपको बता दें कि कंबल वाले बाबा चिकित्सा विज्ञान को चुनौती देते हुए वो दिव्यांगों को ठीक करने का दावा करते हैं। मुंबई में कई मार्गों पर 86 साल तक राज करने वाली प्रतिष्ठित गैर वातानुकूलित डबल डेकर बेस्ट बसें आधिकारिक तौर पर शुक्रवार रात सेवा से रिटायर हो गईं।
दरअसल मुंबई की सड़क परिवहन की पहचान बेस्ट बस की सेवा में पिछले कई वर्षों से कार्यरत डबल डेकर इन बसों को अब बंद कर दिया गया है। हालांकि इस बात का निर्णय बीएमसी और बेस्ट प्रशासन पहले ही ले चुकी थी, लेकिन आखिरी नॉन एसी डबल डेकर बस 15 सितंबर को मुंबई की सड़कों पर चली। बदलते हुए जमाने में बेस्ट की पुरानी नॉन एसी डबल डेकर बसों की जगह अब नई एयर कंडीशन डबल डेकर बसें लाई जा रही हैं। लेकिन जब आखिरी नॉन एसी डबल डेकर बस ने अपनी आखिरी यात्रा की, तब उसमें सालों से सफर करते आ रहे यात्री और बस में अपनी सेवाएं दे चुके कर्मचारी सभी भावुक नजर आए। मैं 96 से भर्ती हो गया, तभी से बस मेरे से पहले भी था, अभी वही बस अभी तक चल रहा है। और वो अभी जो जुदाई हो रहा है तो हमको अंदर से ऐसा थोड़ा हमारा कुछ गुम हो गया, ऐसा लग रहा है। हमारा और उसका रिश्ता बन गया है, परिवार का एक हिस्सा, परिवार का हमारा हिस्सा है। और हमको अब ऐसा लग रहा है हमारा परिवार का हमें कुछ छोड़ के जा रहा है। और ये मुंबई का जो शान है अभी तक चल रहा था, आगे भी चलना मांगता है। ऐसे पब्लिक का भी डिमांड है, हमको भी लगता है आगे भी चलना मांगता है। अभी इधर देखेगा शिफ्ट से अंधेरी जो गाड़ी चलता है, सिंगल डेक बस में वो पैसेंजर कवर होना मुश्किल है। ये जो डबल बस है डबल पैसेंजर लेके जाती है, एक टाइम में 2 बस का काम करती थी। इसके लिए पैसेंजर को भी दिल में भी वो चलना मांगता है, ऐसा है। और हमको भी लगता है चलेगा तो अच्छा रहेगा। सभी इस डबल डेकर बस सेवा के साथ एक अलग तरह का अपनापन और लगाव महसूस करते हैं। उनसे बात करने के दौरान यह बातें स्पष्ट हो रही थीं। – 2002 गुजरात सांप्रदायिक टकराव के चलते कई लोगों की जान चली गई थी। इस दौरान बिल्किस बानो के परिजनों की जान ले ली गई थी और बिल्किस का भी उत्पीड़न किया गया था। इस मामले में दोषी ठहराए गए 11 लोगों को समय से पहले ही गुजरात सरकार ने रिहा कर दिया था। अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है और सुप्रीम कोर्ट में इस मामले पर सुनवाई चल रही है। आज सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कई बार कुछ दोषियों को रिहाई देने में अहमियत दी जाती है, जबकि कानूनी प्रावधान तो एक है। दरअसल बिल्किस मामले में 11 दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी, लेकिन अब वो सभी रिहा हो चुके हैं। सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा उसे इस बात की जांच करनी होगी कि क्या बिल्किस बानो मामले में दोषियों की सजा माफी की अर्जी को गुजरात सरकार ने कोई तरजीह दी थी। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस उज्जवल भुइयां की पीठ ने टिप्पणी की कि कुछ दोषी ऐसे हैं जो अधिक विशेष अधिकार प्राप्त हैं, क्योंकि आमतौर पर जल्दी रिहाई से इनकार करने के खिलाफ मामले दर्ज किए जाते हैं। सुनवाई के दौरान एक दोषी की ओर से पेश वरिष्ठ वकील सिद्धार्थ लूथरा ने दलील दी कि उन्हें सजा में छूट दी गई है ताकि उनका रिफॉर्म हो सके और पुनर्वास हो सके। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम सजा में छूट के सिद्धांत को जानते हैं, लेकिन इस मामले में विक्टिम और अन्य लोगों ने सवाल उठाया है। अगली सुनवाई 20 सितंबर को होगी। निर्देशक इटली की शाहरुख खान स्टारर जवान घरेलू और दुनिया भर में बॉक्स ऑफिस पर मजबूती से आगे बढ़ रही है। सिनेमाघरों में रिकॉर्ड तोड़ने वाले हफ्ते के बाद जवान का बॉक्स ऑफिस भारत में 328 करोड़ रुपए और दुनिया भर में 600 करोड़ रुपए से अधिक की कुल कमाई की है। ये इतिहास में किसी हिंदी फिल्म के पहले हफ्ते का अब तक का सबसे बड़ा योग है। एक रिपोर्ट के मुताबिक रिलीज के 7वें दिन बुधवार को फिल्म ने भारत में 23 करोड़ रुपए की कमाई की। रेड चिलीज एंटरटेनमेंट के मुताबिक फिल्म ने दुनिया भर में 660 करोड़ 3 लाख रुपए की कमाई की है। बॉक्स ऑफिस वर्ल्ड वाइड जवान आज विश्व स्तर पर 700 करोड़ रुपए की कमाई का आंकड़ा पार करने के लिए तैयार है, क्योंकि ये रिलीज के पहले हफ्ते को खत्म कर रही है। जवान ने पिछले गुरुवार को भारत में 75 करोड़ रुपए की कमाई की, जो किसी हिंदी फिल्म के लिए अब तक की सबसे बड़ी शुरुआत थी। तीसरे दिन यह चरम पर पहुंची जब इसने पूरे भारत में 80 करोड़ रुपए कमाए। जवान ने रिलीज के पहले 3 दिनों में वैश्विक स्तर पर 100 करोड़ रुपए से अधिक की कमाई करने का गौरव भी हासिल किया। और इस बीच ब्लॉकबस्टर फिल्म गदर 2
516 करोड़ रुपए की कमाई के बाद बॉक्स ऑफिस पर धीमी पड़ती दिखी है। गदर 2 अभी भी भारत में अब तक की सबसे बड़ी हिंदी भाषा के हिट के रूप में पठान के सर्वकालिक रिकॉर्ड को पीछे छोड़ने से लगभग 27 करोड़ रुपए पीछे है। लेकिन जिस तरह के हालात हैं उससे लग रहा है कि आने वाले कुछ दिनों में जवान न सिर्फ गदर से आगे निकलेगी बल्कि पठान से भी आगे निकलेगी। अपनी कई फिल्मों के बैक टू बैक खराब प्रदर्शन के बाद 5 साल के आराम के बाद पठान ने शाहरुख के फॉर्म में शानदार वापसी की है।